नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई है वो आपको बता दें। रूस पर सबसे बड़ा आक्रमण हुआ है। पुतिन के 40 बॉम्बर्स ध्वस्त कर दिए हैं यूक्रेन ने। इतना बड़ा हमला इससे पहले रूस पर कभी नहीं हुआ बीते 3 सालों में, जो अब कर दिखाया है यूक्रेन ने। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, रूस के ओलेनिया एयरबेस पर हमला हुआ है। हमले के बाद एयरबेस पर भारी नुकसान की खबर है और एक नहीं, दो नहीं, कुल 4 एयरबेसेस को निशाना बनाया है यूक्रेन ने। बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। लेकिन ओलेनिया एयरबेस पर हुआ यह हमला, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, वो सबसे ज्यादा खास है क्योंकि यहां पर रूस ने अपने 51 बॉम्बर्स की तैनाती की थी। 51 बॉम्बर्स यहां पर डिप्लॉय किए गए थे और यहां पर एक बड़ा हमला करने में कामयाब रहा है यूक्रेन। और ओलेनिया एयरबेस पर यूक्रेनी ड्रोन के अटैक को लेकर खबर, जहां हमले के बाद एयरबेस पर धुएं का गुबार। एक और तस्वीर आपके सामने एयरबेस पर हुए अटैक के दौरान की वो तस्वीर, जिससे साफ है कि किस तरीके से अब एक के बाद एक अलग अलग इंपॉर्टेंट जगहों पर यूक्रेन की तरफ से इन हमलों को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस पर अटैक किया है। फिलहाल उनमें से एक एयरबेस पर हुए अटैक की ये तस्वीर आपके सामने, और ये ओलेनिया एयरबेस है जहां पर यूक्रेनी ड्रोन ने किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया, उसकी सीधी तस्वीर आपके सामने। अब से थोड़ी देर पहले इन्हीं एयरबेस पर हुए हमलों के बाद की ये तस्वीर सामने आई है। और रूस ने ओलेनिया एयरबेस पर जिस तरीके से 51 बॉम्बर्स की तैनाती की थी, ये एक स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंट लोकेशन है क्योंकि यूरोप को घेराव को देखते हुए जिस तरीके से रूस की ये बड़ी तैयारी पिछले कई दिनों से सामने आई थी, इसलिए ये एयरबेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओलेनिया एयरबेस समीर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, और यही वजह है कि यूक्रेन ने सीधे रूस के इस एयरबेस को अब टारगेट किया है। बिल्कुल, और पूरी तरह से ये पुख्ता इनपुट था यूक्रेन के पास कि ओलेनिया एयरबेस पर 51 जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको तैनात किया गया है और इसी वजह से यहां पर निशाना साधा गया और ड्रोन को एक ट्रक से एक्टिव किया गया। यह भी अहम जानकारी सामने आ रही है यूक्रेनी हमले को लेकर। रूस के बॉम्बर्स को बनाया गया निशाना और ड्रोन को एक ट्रक से एक्टिव किया गया, ट्रक से लॉन्च किया गया। यह जानकारी भी सामने आ रही है यूक्रेन के इस बड़े हमले को लेकर। यानी पूरी तरह से वेल प्लान्ड अटैक इसे माना जा सकता है, जो यूक्रेन रूस को बड़ी चोट पहुंचाने में कामयाब हुआ है। हमारे साथ जी सुरभि बोलिए। इस वक्त निशांत चतुर्वेदी हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। निशांत, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर एक नहीं बल्कि 4 एयरबेस को जिस तरीके से यूक्रेन ने टारगेट किया है, कितनी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है इनकी और यही टारगेट पर क्यों? निशांत, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये पहली बार है अभी तक के इस युद्ध के इतिहास में कि रशिया के 4000 किलोमीटर अंदर यूक्रेन से वहां पे अटैक किया गया है। लोकेशन देखिए, मर्मंस्क जो जगह है वो फिनलैंड और स्वीडन के नजदीक है, स्वीडन के ज्यादा नजदीक है। वहां पर अटैक किया गया है। पहली बार रशिया में साइबेरिया के अंदर अटैक किया गया है। जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक पहली बार ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि 3 रशिया के Tu-95 जो कि सुपरसोनिक बॉम्बर्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। रशिया के 2 Tu-22 बॉम्बर्स हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्रेमलिन में एक इमरजेंसी बैठक चल रही है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी कल इस्तांबुल में जो बैठक होने वाली है सीज फायर को लेकर, रशिया और यूक्रेन को लेकर, ये कॉल ऑफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। इस हमले से पहले आज रात में करीब 479 ड्रोन से यूक्रेन के ऊपर हमला किया था रशिया ने, 479 ड्रोन। लेकिन अब आप देखिए पूरे रशिया में इस वक्त बहुत जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है क्योंकि अप नॉर्थ हम लोग बात कर रहे हैं फिनलैंड और स्वीडन के नजदीक जहां पे अटैक किया गया है। राइट इन द सेंटर साइबेरिया में अटैक किया गया है और आज सुबह ब्रियांस्क में इंटरनल सैबोटाज में उनका वो जिस तरीके से ब्रिज को कोलैप्स कर दिया गया, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। बड़ी खबर आपने निशांत आपने दी है, जल्द आपके पास आती हूं। और जो अपडेट आपने दिया है फिलहाल यही बता दें, लोकेशन समीर इंपॉर्टेंट है। जो बात निशांत ने कही कि लगभग 4000 किलोमीटर यूक्रेन से जो दूरी है इस बेस की, वहां पर यूक्रेन ने फिलहाल हमले को अंजाम दिया। बिल्कुल, और एक और अहम जानकारी दे दें, हमले में रूस के Tu-95 बॉम्बर्स तबाह हुए।
यूक्रेन के फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से यह बड़ा अटैक अंजाम दिया गया है और पुतिन को यह बड़ा जख्म दिया है जेलेंस्की ने। अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। पिछले 3 साल से ज्यादा समय से यह जंग जारी है और इस जंग के दौरान यह सबसे बड़ी चोट मानी जा सकती है जो यूक्रेन देने में कामयाब हुआ है रूस को। निशांत चतुर्वेदी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत, यानी एक स्पेसिफिक इनपुट यूक्रेन के पास था कि ओलेनिया एयरबेस पर 51 बॉम्बर्स की तैनाती है, पिन पॉइंट अटैक किया गया है, 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स को नुकसान होने की बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस की तरफ से भी देखा जाए तो एक बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर माना जा सकता है। समीर, ये एक बड़ी अजीब सी बात है। कल 4 बजे के शो में हमारे साथ विनोद अगस्तीन मौजूद थे जी। उन्होंने खुद ये बात कही कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी गलती कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि 40 बॉम्बर्स एक साथ क्या कर रहे हैं। हमने कल या परसों ये खबर दिखाई और उन्होंने कहा कि ये कभी भी टारगेट पर हो सकते हैं। अगर हमारे दर्शक जितने भी हैं उसको निकालें तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो हमारे सामने अभी आ रही है और वो बड़ी हैरान करने वाली बात है, वो ये है कि ये सारे जो बॉम्बर्स लॉन्च, ये सारे जो अटैक किए गए, ये रशिया के अंदर से किए गए, क्योंकि 4000 किलोमीटर तक ड्रोन ट्रैवल नहीं कर सकता। यूक्रेन के पास वो ड्रोन नहीं है और अब से कुछ क्षणों के अंदर आप लोग वो ट्रक ड्राइवर, उन सब की तस्वीर अपनी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं दर्शकों को। जो और समीर और सुरभि, अगर आप चाहें तो हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है असाइनमेंट का, उसमें से आप वो वीडियोस जो है वो तुरंत एग्जैक्टली निशांत, वही उसी आधार पर वो जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त सामने आ रही है और जो बात आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि कुछ दिन पहले ही टीवी9 भारतवर्ष ने भी बताया था कि समीर, इसी तारीख को यानी 30 मई को ही हमने ये दिखाया था कि कैसे रूस ने हाल में ओलेनिया एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। और ये लोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि युद्ध के हालात में यूरोप और नेटो को काउंटर करने के लिए ही रूस की इसे एक बड़ी तैयारी माना जा रहा था। यही वजह है कि जिस तरीके से ओलेनिया एयरबेस, जिसे अभी थोड़ी देर पहले यूक्रेन ने टारगेट किया है, ओलेनिया एयरबेस को रूस ने हाल में एक्टिव किया था और यूरोप और नेटो को काउंटर करने के लिए इसे एक्टिव किया गया था, जहां रूस ने 40 Tu-22 बॉम्बर तैनात किए, 11 Tu-95 बॉम्बर तैनात किए, 5 AN-12 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी तैनात किया था। अब बेस पर रूस की अब तक की ये सबसे बड़ी तैनाती बताई जा रही थी। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल सेवानिवृत्त अनुज माथुर सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ग्रुप कैप्टन डी के पांडे सर भी हमारे साथ है। विनय शुक्ला सर इस वक्त ब्यूरो चीफ पीटीआई रूस से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले अनुज माथुर सर, सवाल आपसे कर रही हूं। ये सवाल इस वक्त का इसलिए क्योंकि एक नहीं बल्कि 4 रूस के ऐसे एयरबेस पर बड़े हमले को अंजाम देते हुए यूक्रेन ने तस्वीरें जारी करते हुए भी बता दिया कि कितनी इंपॉर्टेंस इन लोकेशंस की थी और यूरोप को काउंटर करने के लिए रूस की तैयारी को सीधे यूक्रेन ने टारगेट किया है। जय हिंद सुरभि, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, जिस प्रकार से रशिया लगातार पिछले कुछ दिनों से तैयारी इस प्रकार ऐसी कर रहा था कि वो नेटो के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आने का प्रयास लगता है उनका था। कॉन्फ्रंटेशन अगर नहीं भी है तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा इस प्रकार का अंदेशा था कि अब जो है वॉर का एक्सपेंशन होने वाला है और वो वॉर नेटो के साथ डायरेक्टली कॉन्फ्रंटेशन उनके होने की संभावना थी। इसी वजह से उन्होंने इस एयरफील्ड को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया था और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया था। लेकिन अगर ये बात जो हम खबर दिखा रहे हैं सही है और जिसमें कहा गया है कि 40 उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचा है, तो ये मेरे ख्याल से इतिहास के सबसे बड़ी नुकसान होगा किसी भी आर्मी या किसी भी एयरफोर्स के लिए, और ये बहुत ज्यादा इसका असर होगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूं सुरभि, इसका जो रिटेलिएशन होगा वो बहुत भयानक होगा, क्योंकि रशिया इस बात को आसानी से पचाने वाला में से नहीं है। और ये पता है क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मंडे को कल बात होनी है और बातचीत के बीच में वो दोनों ये चाहते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से थोड़ी और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में वो आ जाए, ताकि बातचीत में, हालांकि उस बातचीत में कोई निर्णय निकलने वाला नहीं है, क्योंकि बातचीत सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। इस्तांबुल बैठक से पहले ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो सब कुछ बदल कर रख सकता है। रूस में अटैक को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस के नेवल बेस पर भी हमला हुआ है, जहां रूस की परमाणु सबमरीन थी वहां पर हमला कर दिया है यूक्रेन ने। यह बहुत बड़ा हमला है, यह बहुत बड़ी और करारी चोट है रूस के ऊपर।
पुतिन की नाक पर चोट करने में कामयाब हुए हैं ज़ेलेंस्की। अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है रूस का। रूस में जो अटैक हुआ है उसे लेकर ये इस वक्त की सबसे ताजा और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूस के नेवल बेस पर हमला हुआ है और यह हमला वहां किया गया, वहां अंजाम दिया गया जहां पर रूस की परमाणु सबमरीन मौजूद थी। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, ये कितना बड़ा अटैक है? अटैक किया गया वो सोचिए अप्रत्याशित था और कहा था ना कि सरप्राइज एलिमेंट का भरपूर समावेश। और जहां तक बात है, देखिए इस समय टाइमिंग बहुत ही और थी। कल जो है शांति वार्ता आरंभ होनी थी और ये उम्मीद की जाती थी शायद कुछ ब्रेक थ्रू हो जाए, लेकिन साथ में जो है वो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी हो रही थी कि शायद रूस इतना सीरियस नहीं है। यूक्रेन की तरफ से ये दिया जाता है मैसेज कि इसको भी अबॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है। साथ में ये भी मैसेज है यूरोपियन कंट्रीज द्वारा, क्योंकि देखिए इतने सारे ड्रोन एक साथ लॉन्च करना, वो भी आप एक एडवर्सरी के देश में जाके कर रहे हैं, यानी कि पहले उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई की होगी, वहां पर ट्रेन क्या होगा, किस प्रकार से होगा, पूरा प्लान क्या होगा। निश्चित रूप से ये एक लंबी और डेप्थ प्लानिंग का जो है आउटकम है। अब ये प्लानिंग करके ये यूरोपियन कंट्रीज मैसेज देना चाहते हैं कि वो यूक्रेन के साथ है और अमेरिका अगर उनके साथ नहीं आ रहा तो बहुत उनको प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो उनकी जंग है वो रशिया के खिलाफ वो जारी रखेंगे। तो बहुत सारी इसमें मैसेजिंग है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अब अगला कदम जो होगा निश्चित रूप से विध्वंसक होगा और महाविध्वंसक होगा। क्या हम और ऐसी दिशा में पढ़ रहे हैं जहां पर शांति बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगी और शांति एकदम समाप्त हो जाएगी? तो ये जो है एक चिंता का विषय पूरे विश्व के लिए, अन्यथा जो है मानवता के खिलाफ किसी गहरी चोट किसी को उम्मीद थी। सर, अगले राउंड की बातचीत से पहले जिस तरीके से इस जगह पर हमलों को अंजाम दिया गया है, सीधे रूस के एयरबेस को टारगेट किया गया है, उसी को लेकर एक और बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि मरमंस्क इलाके में भी ड्रोन अटैक को लेकर खबर आई है जहां 4 रूसी विमान जलते हुए दिखाई दिए। तो एक और ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशन जो कि एयरबेस है और मरमंस्क इलाके में ड्रोन अटैक को लेकर फिलहाल ये खबर आई है जहां 4 रूसी विमान जलते हुए दिखाई दिए हैं। ये देखिए एक और तस्वीर अब आपके सामने। रूस ने अलग अलग एयरबेस को टारगेट करते हुए जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, मरमंस्क इलाके से हमले की ये वो तस्वीर सामने आई है और 4 रूसी विमान इसमें जलते हुए साफ नजर आ रहे हैं। और इस तस्वीर में सुरभि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस अटैक को कैसे अंजाम दिया गया। ये ओलेनिया एयरबेस की सबसे नई तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसमें अटैक होता हुआ दिख रहा है। ये इस तस्वीर की सबसे खास बात है कि ड्रोन अटैक जिस तरह से अंजाम दिया गया, जिस तरह से यहां पर पार्क किए गए जो एयरक्राफ्ट थे, जो बॉम्बर्स थे, उनको ध्वस्त किया गया है। ये बिल्कुल क्लियर तस्वीर सामने आई है किस तरह से इस ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया है और इस हमले को कैमरे में कैद किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ओलेनिया एयरबेस पर मौजूद जो बॉम्बर्स थे उनको कर दिया गया है। ये देखिए अब हम आपको नई तस्वीरें इस हमले की दिखाने जा रहे हैं। ये ओलेनिया एयरबेस के बाद अब बेलाया की तस्वीरें आपके सामने हैं। बेलाया में अटैक की नई तस्वीरें सामने आई हैं। एक साथ किस तरह से 4 एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाने में यूक्रेन कामयाब हुआ है। ये हुआ क्या है? ये रूस की कितनी बड़ी नाकामी है कि इतने बड़े हमलों को रूस जैसा ताकतवर मुल्क रोक नहीं पाया। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ये देखिए ये बेलाया एयरबेस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस एयरबेस पर भारी तबाही नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त विनय शुक्ला जी भी मौजूद हैं जो कि रूस में रहे हैं, वहां पर दशकों तक पत्रकारिता करने का इनका अनुभव है। विनय जी, ये रूस के लिहाज से देखा जाए तो कितना बड़ा झटका है, कितनी बड़ी चोट है ये रूस पर? एक साथ 4 एयरबेस को यूक्रेन निशाना बनाने में कैसे कामयाब हो गया? ये सवाल क्या आपके जहन में भी उठ रहा है? बात यह है कि हमको समझना चाहिए कि अब जो है बिल्कुल युद्ध का स्वरूप बदल रहा है और धीरे धीरे, क्योंकि लग रहा था कि बाल्टिक सी में रशिया की ब्लॉकेड करने की तैयारी हो रही थी, इसीलिए उसने इतने सारे वहां किए। तो अब ये है कि नेटो और रूस का सीधा होगा। यूक्रेन क्या है, उसके पास ना सैटेलाइट है ना इतने दूर इतना इंटेलिजेंस है, सारा नेटो का उसके चल रहा है वहां पर। तो अब ये है कि खुलकर जो है सीधा रूस और नेटो का मुकाबला होगा और यहाँ देखना पड़ेगा कि ट्रंप क्या करते हैं, क्योंकि वो बहुत कारोबारी आदमी है। वो देखते हैं अच्छा
हमारे दुश्मन का नुकसान हो गया, कमजोर हो गया, तो बिना न्यूक्लियर युद्ध किए हुए उससे तो वो बहुत खुश है। तो ये सिचुएशन जो है, कल जो सवेरे क्या होगा इसको कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक्चुअली रशिया के न्यूक्लियर डिटरेंस है उस पर अटैक हुआ है। तो एक तरह से समझ लीजिए सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। यानी एक्सपर्ट भी समीर इस वक्त हमारे साथ बातचीत में ये साफ तौर पर मान रहे हैं कि ये और ज्यादा एस्केलेट हो रहा है, और जिस तरीके से ये एस्केलेट हो रहा है ऐसे में रूस वर्सेस नेटो बिल्कुल संभव है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन एयरबेस से सामने आ रही है जहां पर अब से थोड़ी देर पहले यूक्रेन की तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया, और एंगल्स 2 एयरबेस को भी किस तरीके से निशाना बनाया गया। ओलेनिया और बेलाया एयरबेस पर हमले का डर, ये इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एंगल्स 2 एयरबेस से रूसी विमान उड़े हैं। ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ओलेनिया और बेलाया एयरबेस पर हमले का डर। और इस बीच थोड़ी देर पहले समीर आपने भी ये खबर बताई थी कि जिस तरीके से यूक्रेन ने एयरबेस को टारगेट किया है, रूस में भी बड़े स्तर पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, और इसका काउंटर अटैक यानी अब किस तरीके से और एस्केलेट होगी सिचुएशन उसके साफ संकेत भी मिल रहे हैं समीर। बिल्कुल, और व्लादिमीर पुतिन ने ना सिर्फ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी बुलाई गई है, यानी बड़े फैसले रूस में अब लिए जा सकते हैं। इन हमलों के मद्देनजर इसके पूरे आसार हैं। रूस के कई इलाकों में ड्रोन अटैक हुआ है, बावोवना और सेवरोमास में भी अटैक की खबर सामने आ रही है। तो देखिए, रूस के कई इलाकों में ड्रोन अटैक की खबर सामने आ रही है। बावोवना और सेवरोमोस में भी बड़े अटैक्स को यूक्रेन ने अंजाम दिया है, और इतना कुछ करने के बाद, इन बड़े हमलों को अंजाम देने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस्तांबुल में होने वाली वार्ता पर इन हमलों का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस्तांबुल वार्ता अपने तय वक्त पर होगी। एक और अगली बड़ी खबर है, और ये क्रामातोर्स्क में भी यूक्रेन के ड्रोन अटैक को लेकर खबर है। रूसी सेना की यूनिट पर एक और बड़ा हमला, BM-21 ग्रैड, एक बख्तरबंद वाहन इसमें तबाह, एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। माथुर सर, अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जिस लिहाज से सब कुछ एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है, इंपॉर्टेंट मीटिंग जहां सिक्योरिटी काउंसिल के साथ भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग का समीर ने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, वहीं रूस में अलग अलग जगहों पर बड़े हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, दावा यह कि रूस की यूनिट्स पर फिलहाल और हमलों को अंजाम दिया गया। सुरभि बिल्कुल ठीक। मैं आपको एक बात जो पहले भी मैं कह रहा था, बात अधूरी रह गई थी मेरी, वो मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, ये उनको असर्टेन करने की अभी जरूरत है। 4000 किलोमीटर दूर जाकर के यूक्रेन के पास कोई ड्रोन ऐसा नहीं है जो कि 4000 किलोमीटर तक जाकर के हमला कर सकता है। ये भी संभावना है कि ये किसी और नेटो कंट्री से ये इन ड्रोन ने टेक ऑफ किया है, या ये रशिया के अंदर से अटैक हुआ है। तो ये उनको असर्टेन करने की आवश्यकता है। ये लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है सुरभि कि ये इसका जो रिपरकशन होगा, जो इसका रिटेलिएशन होगा, वो बहुत ज्यादा घातक होगा। और अभी आप देखेंगे कि ये शायद एक ट्रिप हो सकता है कि वो इसका कैनवस बढ़ जाए, और ये सिवाय यूक्रेन के अलावा भी कहीं और रशिया का कहीं कोई हमला होने की संभावना बन सकती है। जहां तक सवाल टॉक्स का है, मुझे नहीं लगता कि उस टॉक्स की कोई वैल्यू अब रह जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा नुकसान पिछले मेरे समझ में किसी और जगह मैंने इतना बड़ा नुकसान होते हुए नहीं देखा, अगर ये बात सच है तो ये बात बिल्कुल साफ है कि बहुत जबरदस्त रिटेलिएशन। अनुज माथुर साहब, आपको क्या लगता है, ज़ेलेंस्की आखिर क्यों ये कह रहे हैं कि इस्तांबुल वार्ता जो है वो अपने तय वक्त पर होगी, और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि यूक्रेन की आजादी के लिए हम कुछ भी करेंगे। इन हमलों के फौरन बाद जो पोस्ट की है ज़ेलेंस्की ने, वो मैं आपको बता रहा हूं। समीर, जो कुछ भी वो करते रहे, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि जो रशिया के जो मिलिट्री एम्स हैं, वो मिलिट्री एम्स उनको जब तक उनको पूरा नहीं कर लेंगे तब तक वो रुकेंगे नहीं। और लगभग उन्होंने जो पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल कर लिए हैं। पूरा डॉनबास उनके कब्जे में है, और अभी वो नीचे और हमला कर रहे हैं, खार्किव पे हमले कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि यूक्रेन कुछ भी कहे, ये बात बहुत ज्यादा या तो एस्केलेट होगी, वरना यूक्रेन की तबाही मेरे को लगता है बहुत बड़ी तरीके से अभी तबाही की गुंजाइश है। और कहीं ना कहीं रेड लाइन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं।
ये वर्ल्ड वॉर की घंटी हो सकती है समीर। हालांकि ये बातचीत होने से पहले जिस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया गया है, उस आधार पर अगला सवाल आपसे करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि बेलाया में आर्मी बेस को भारी नुकसान को लेकर भी एक खबर है और एयरबेस पर सेना के कंटेनर कैसे जलते हुए नजर आए उसकी तस्वीर अब आपके सामने। तो अलग अलग जगहों पर एयरबेस को जैसे टारगेट किया गया, उसके बाद हमले की ये तस्वीरें सामने आ रही है। यूक्रेन ने ही रूस के 4 एयरबेस को अटैक किया है, उन्हीं में से एक बेलाया की ये तस्वीर आपके सामने, जहां दावा ये कि बेलाया में आर्मी बेस को भारी नुकसान पहुंचाया है और एयरबेस पर सेना के कंटेनर जलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि पांडे सर, यहां बातचीत से पहले एयरबेस को टारगेट करना एस्केलेट होने की बात सभी एक्सपर्ट्स यहां पर कह रहे हैं। किस स्तर पर यह जाएगा, कैनवस कैसा होगा, यह भी अब देखना होगा। लेकिन जेलेंस्की के पोस्ट का जो समीर ने जिक्र किया, उसमें तो वो पहली कंडीशन के तौर पर साफ तौर पर यह कहते हैं कि फुल एंड अनकंडीशनल सीज फायर। इस तरीके से हमले, दूसरी तरफ सीज फायर को लेकर बातचीत क्या किसी लेवल पर संभव हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल से जो सीज फायर की बातें हो रही हैं या शांति वार्ता इस मुल्क में जो होने की बात है, वो एक पोस्टरिंग की बात है। जहां तक बात है ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट को आपने तबाह किया है और साथ में रशिया का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि अगर उनके सर्वाइवल पर, उनके स्ट्रेटेजिक जो टारगेट्स पर अगर हमला होता है, उनके अस्तित्व खतरा माना जाएगा और वो न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। जो मुझे सबसे बड़ा डर लग रहा है कि अब ऐसा ना हो कि जो है वो बड़ा कदम उठाएं। हालांकि मैं ऐसी मेरा अगर पर्सनल अगर मुझसे पूछा जाए तो ऐसा नहीं करेंगे वो, लेकिन जिस प्रकार से गणित समीकरण आगे बढ़ रहा है उससे संभावना बढ़ जाती है। यूक्रेन लेकिन सर, ये दबाव की रणनीति भी तो हो सकती है प्रेसिडेंट जेलेंस्की की, इस्तांबुल वार्ता से ठीक पहले इतना बड़ा हमला करके पुतिन पर प्रेशर बना देना कि वो सीज फायर के लिए मजबूर हो, ये दिखा देना कि यूक्रेन कर क्या सकता है। निश्चित रूप से बहुत सही आपने बात कही है कि ये भी होता है, मैंने कहा से पोषण की बात है। हालांकि कल की वार्ता के ऊपर जो होने वाली है उसमें बहुत ज्यादा विश्व को उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि कोई भी एक कॉन्क्रीट प्लान नहीं बढ़ाया गया था आगे। रशिया कह रहा था कि हमें कोई प्लान नहीं मिल रहा है और हमने जो वादे किए हैं, जबकि यूक्रेन कहता रहा कि अनकंडीशनल सीज फायर होना चाहिए, लेकिन रशिया कहता रहा कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है अगर उनके ऊपर आप नहीं टिप्पणी करेंगे, उन पर नहीं आप कार्रवाई करेंगे, सीज फायर का मतलब ही बनता। तो और ये जो 60 दिन या 90 दिन का अगर सीज फायर होता भी है तो उसमें यूक्रेन जो है और मदद मिल जाएगी उसको और बहुत भयावह तरीके से अटैक कर सकता है। लेकिन उसके पहले जो इस प्रकार से अटैक किया गया, ये बड़ा क्लियर सिग्नल है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक तो बिल्कुल ठीक बात है पांडे जी। रोकूंगा आपको एक बार फिर बीच में। बेलाया एयरबेस पर अटैक के बाद अलर्ट जारी हो गया है, आसपास के इलाके में सड़कें बंद कर दी गई हैं, इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बेलाया एयरबेस के आसपास के इलाकों से ये ताजा खबर इस वक्त सामने आ रही है, पूरे इलाके में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। आसपास के जो इलाके थे, जितनी भी सड़कें थी, उन्हें बंद कर दिया गया है और जो लोग सड़कों पर मौजूद थे उनसे यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो यहां से दूर चले जाएं। बेलाया एयरबेस पर अटैक के बाद यह अलर्ट जारी हुआ है। हालांकि जिस ट्रक से अटैक, उसके ड्राइवर की मौत को लेकर भी खबर आई है और ट्रक ड्राइवर की लाश ट्रक में ही मिली है। एक और बड़ी खबर, जहां आपको बता दें थोड़ी देर पहले ही हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई कि किस तरीके से ट्रक से अटैक हुआ और जिस ट्रक से अटैक, उसके ड्राइवर की मौत को लेकर भी ये खबर है। ट्रक ड्राइवर की लाश ट्रक में मिली है। माथुर सर, इसी बात को आगे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि यूक्रेन अगर टेबल पर आते हुए अपनी कंडीशंस के साथ बात रखना चाहता है, तो ऐसे में क्या वो इस बात से वाकिफ नहीं है कि किस तरीके से रूस ने बड़े स्तर पर नेटो का घेराव करने की भी तैयारी कर रखी है? यही वजह है कि ट्रंप के बयान और ट्रंप का सपोर्ट और ट्रंप का ये कह देना पुतिन को कि अगर आपने टेबल पर आने से पहले बातचीत नहीं मानी तो रशिया विल हैव टू फेस समथिंग रियली बिग। ये क्या इसी को इंडिकेट नहीं कर रहा? मेरे लिए सवाल। जी सर। माथुर सर, एम आई ऑडिबल? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? समीर, मुझे लगता है उन तक मेरी आवाज। चलिए, माथुर सर तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ग्रुप कैप्टन जीके पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, ये जो खबर अभी अभी सुरभि ने अपने दर्शकों के सामने रखी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। जिन ट्रकों के जरिए ड्रोन लॉन्च किए गए, ड्रोन अटैक्स को अंजाम दिया गया, उसमें से एक ट्रक का ड्राइवर जो है वो मृत पाया गया है। ये क्या बता रहा है? देखिए, ये जहां तक मुझे लगता है कि जब ये अटैक हुआ उसके बाद
जब वो ट्रक ड्राइवर वहां से लौटे, इतना आसान नहीं है छुप के जाना, क्योंकि आपने इतने बड़े इंजाम को दिया है और उनकी जो रशिया की जो एजेंसियां हैं वो बहुत एक्टिव हैं। हालांकि दुख की बात है, इतना बड़ा हमला होने वाला है और आपके यहाँ इतने सारे ड्रोन आ गए, उसकी आपको खबर नहीं मिली, लेकिन आपकी एजेंसी को मालूम पड़ गया कि एक बड़ा ट्रक जो है वो सामान लेके गया और उसको धराशायी की जाए। एक और मजेदार चीज मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये बता रहा है कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स होते हैं, जिसमें कि आप देख पाते हैं कि आप जो टारगेट करने जा रहे हैं आपके सामने टारगेट है कि नहीं। उन ड्रोन का इतना सही इस्तेमाल अभी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, चाहे अजरबैजान वाला अर्मेनिया के साथ हुआ हो, चाहे इजराइल और हमास और गाजा के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें जो रशिया यूक्रेन के वॉर में कॉन्फ्लिक्ट में पहली बार एफपीवी ड्रोन्स का इतना सही और सटीक इस्तेमाल जो है वो सामने नहीं आया था। और निश्चित रूप से जो एयर वॉरफेयर है उसके अंदर बहुत बड़ा लेसन होगा। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन ये भी होगा कि क्या सुरक्षित है ड्रोन के आगे, और कैसे काउंटर यूएएस सिस्टम, अनमैन्ड एरियल सिस्टम के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कैसे उस सिस्टम को तैयार किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। यहाँ पे बात है कि अभी जो क्रम बढ़ रहा है रशिया में, वो शांति तो खैर अभी दूर दूर की बात है, फिर मात्र वो आवश्यकता रहेगी, शायद वो टेबल पर बात होगी और फिर ये होगा कि ठीक है, जैसे कि 16 मई को हुआ था कि हम हजार POW बदल देंगे, उसके बाद अगली शांति वार्ता के लिए तैयार होंगे। तब हो सकता है ये बोल दें कि अगली शांति वार्ता होगी, क्योंकि पूरे विश्व को ये खबर नहीं देना चाहते कि किसी प्रकार में शांति से परे हैं, कोई अगेंस्ट है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है पांडे जी, और बिल्कुल आपने ये बात सही कही कि ड्रोन वॉरफेयर का एक तरह से देखा जाए तो ये नायाब नमूना हमें रूस यूक्रेन वॉर के दौरान देखने को मिला है। इतना बड़ा नुकसान ड्रोन अटैक के जरिए इससे पहले हुआ नहीं था जैसा यूक्रेन करने में कामयाब हुआ है। और देखिए, यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। Tu-95 बॉम्बर को नुकसान पहुंचा है। Tu-22 M3 लॉन्ग रेंज बॉम्बर तबाह हो गया। A-50 एयरबॉर्न रडार एयरक्राफ्ट भी तबाह हो गया इसी ड्रोन अटैक के जरिए। तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये बता रही हैं कि ये रूस का बहुत बड़ा नुकसान है। तो देखिए, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि A-50 एयरबॉर्न रडार एयरक्राफ्ट भी रूस का यहां पर पार्क किया गया था, वो भी तबाह हो गया है यूक्रेन के इस हमले में। इसके अलावा जानकारी ये मिल रही है कि Tu-22 M3 लॉन्ग रेंज बॉम्बर है, ये भी तबाह कर दिया है यूक्रेन ने इस ड्रोन अटैक को अंजाम देकर। साथ ही साथ Tu-95 बॉम्बर को भी नुकसान पहुंचा है। यानी हमले की जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं अब वो धीरे धीरे करके सामने आने लगी हैं। रूस का कितना नुकसान हुआ है ये पता चल रहा है, और ये दरअसल बहुत बड़ा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेल्योर भी माना जाएगा रूस का। जहां पर इतने विमानों को रखा गया था, वहां की सुरक्षा में न सिर्फ सेंध लगी बल्कि यूक्रेन इतना बड़ा हमला करने में कामयाब हो गया। हालांकि इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, और ये 40 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचने की खबर है, जहां बेलाया एयरफील्ड को भारी नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर, 40 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचने की ये खबर, बेलाया एयरफील्ड, जिसकी लगातार तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं। बेलाया एयरफील्ड को भारी नुकसान पहुंचा है। अनुज माथुर सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ, बिल्कुल, सर, ये बातचीत का जिस तरीके से थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, अटैक कहां से हुआ, कैसे हुआ, इसको लेकर तो अभी हमने बातचीत की, लेकिन कल होने वाली बातचीत से पहले, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा था कि व्लादिमीर पुतिन को ये रियलाइज ही नहीं हो रहा कि वो क्या कर रहे हैं और आगे उन्हें आने वाले वक्त में बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। क्या ये उसी की शुरुआत है? क्या यही एक फ्री हैंड पुतिन का मुकाबला करने के लिए ज़ेलेंस्की को दे दिया गया है कि वो सीधा रशिया के अंदर उसके एयरबेस को अब टारगेट कर रहा है? बिल्कुल सुरभि, मैं यही बात इंडिकेट कर रहा था कि ये जो चीज है ये यूक्रेन के अकेले के बस की बात नहीं है, इतना अंदर जाकर के और इस डेवास्टेटिंग तरीके से उनके स्ट्राइक करना। देखिए, इतने ज्यादा स्ट्रेटेजिक 40 स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट को आपने नुकसान पहुंचा दिया। अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई, नुकसान भी पहुंचा दिया, तो ये एक बहुत जबरदस्त नुकसान है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जो हम बातचीत की बात कर रहे हैं, वो बातचीत का कोई परिणाम मेरे हिसाब से निकलने वाला नहीं है। एट बेस्ट, वो भी मैं कह रहा हूं 1% पॉसिबिलिटी है कि एक बहुत शॉर्ट अनस्टेबल सीज फायर की बात कहीं ना कहीं होने की संभावना है। देखिए, यूक्रेन चाहता है कि उसको पूरा डॉनबास का इलाका और क्रीमिया वो पूरा मिले,
और रशिया कहता है कि वो ये इलाके कभी नहीं छोड़ेगा। किसी प्रकार से इन दोनों की बातों के बीच में कोई सॉल्यूशन निकलने की फिलहाल कोई संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है। सुरभि, आप देखेंगी कि कैसे अब ये जो हमले हो रहे हैं, इसमें यूक्रेन से बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके लोगों के हाथ हैं। इसमें नेटो की कौन कौन सी कंट्री शामिल है ये मैं नहीं कह सकता। अमेरिका का पूरा सपोर्ट है इसके अंदर, क्योंकि ये वार्निंग जो अमेरिका ने दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और जब उन्होंने कहा था पुतिन हैज गॉन क्रेजी और व्हाटएवर लैंग्वेज ही हैड यूज्ड, से इस प्रकार के एक हमले की मुझे संभावना नजर आ रही थी। तो ये कहीं ना कहीं उसकी संभावना का एक प्रैक्टिकल जो मूर्त रूप नजर आया है। और इसको लेकर के पुतिन का जो एग्रेशन होगा, ये मैं बार बार कह रहा हूं सुरभि, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और ये कहां आएगा, बिल्कुल रिएक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, निश्चित तौर पर इसकी आशंका बरकरार है। और देखिए, एक अहम खबर और बता दें आपको, साइबेरिया में पहली बार यूक्रेन का अटैक हुआ है। रूस के मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक करने में यूक्रेन कामयाब हुआ। और कहां अटैक हुआ? साइबेरिया में अटैक हुआ। इरकुत्स्क इलाके में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। पहली बार पिछले 3 सालों से भी ज्यादा समय से ये जंग लगातार चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब साइबेरिया में यूक्रेन अटैक करने में कामयाब हो गया। इरकुत्स्क इलाके में बड़ा ड्रोन अटैक किया गया। यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा हमला। एक और खबर बता रहे, Tu-95 बॉम्बर्स को नुकसान, Tu-22 M3 लॉन्ग रेंज बॉम्बर तबाह, A-50 एयरबोर्न रडार एयरक्राफ्ट भी तबाह। ये तस्वीरें अब इंफॉर्मेशन वॉल पर भी आपको दिखाते हैं, जिससे साफ है कि किस तरीके से रूस पर बड़े हमले को यूक्रेन ने अंजाम दिया। बात यह है कि बाल्टिक देशों ने कुछ ऐसे कानून बना दिए हैं कि ये रूस जाने वाले हर टैंकर, हर जहाज को तलाशी ले सकते हैं वो। अच्छा, चाहे तो इसके जवाब में रूस ने ये किया था, और जो अपने शिप लगाए थे उनके रक्षा करने के लिए जो सेंट पीटर्सबर्ग आते हैं, तो अब ये लगता है कि वहाँ उसके ये लोग पकड़ेंगे और रूस के इन बॉम्बर्स का नुकसान हो गया है। इसलिए जो बाल्टिक पर जो है लगता है कि पुराने जमाने की तरह से रूस की ब्लॉकेट की जाएगी वहाँ उधर ये बाल्टिक सी में। और इसमें लगता है कि रूस जवाबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि जो वार्निंग दे चुका है, जहाज नहीं है रॉकेट है, करेंगे उसका यूज करेंगे। तो बहुत खराब है, क्योंकि सीधी सादी बात है, हम कह रहे हैं यूक्रेन, ज़ेलेंस्की ने कहा वो किया, सवाल ज़ेलेंस्की का नहीं है। ब्रिटेन ने और फ्रांस ने साफ कहा है कि हमको रशिया की स्ट्रेटेजिक डिफीट चाहिए। जी तो इसी तरह से वो होगी। ठीक है शुक्ला जी, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, इस बीच अहम खबर, रूस का यूक्रेन पर पलटवार, खार्किव में ड्रोन लॉन्चर्स तबाह, यूक्रेनी यूएवी लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया। 6 लॉन्चर, 8 गाड़ियां और 30 ड्रोन तबाह होने की खबर सामने आ रही है। खार्किव में ड्रोन लॉन्चर्स को तबाह किया गया है, ये बड़ी जानकारी है। रूस अब यूक्रेन पर पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। इस हमले के बाद खार्किव में ड्रोन लॉन्चर्स को बड़े पैमाने पर तबाह किया गया है। यूक्रेनी यूएवी लॉन्चर्स को भी तबाह कर दिया गया है। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 6 लॉन्चर्स, 8 गाड़ियां और 30 ड्रोन रूस के ताजा हमले में तबाह हो गए। और अभी यूक्रेन पर रूस का जवाबी हमला, स्कैंडर मिसाइल से रूस का ये जवाबी अटैक, यूक्रेन के ड्रोन कमांड सेंटर पर अटैक को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो रूस के जवाबी हमले को लेकर इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है ये, जहां आपको बता दें स्कैंडर मिसाइल से रूस का ये जवाबी अटैक बताया जा रहा है। वहीं थोड़ी देर पहले अभी आपने सुना कि किस तरीके से समीर ने बताया कि रूस का यूक्रेन पर पलटवार होते हुए खार्किव में भी ड्रोन लॉन्चर्स को तबाह किया गया है, यूक्रेनी यूएवी लॉन्चर्स को तबाह किया गया। फिलहाल इस वक्त एक और बड़ी खबर है स्कैंडर मिसाइल से रूस के जवाबी अटैक को लेकर, और ये 2 खबरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं, जहां यूक्रेन के ड्रोन कमांड सेंटर पर अटैक को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। पांडे सर, ऐसे में यही एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रूस बहुत हद तक बातचीत से पहले बड़े स्तर पर एरियाज को रिकैप्चर करने का दावा कर चुका था। अब अगर टेबल पर बातचीत होती है तो जाहिर सी बात है एरिया वाइज रूस की वो पकड़ कहां पर है और किस लिहाज से वो पूरे एरिया को कैप्चर कर चुका है, ये भी साफ हो जाएगा।
देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि चाहे हम इसको स्वीकारें न स्वीकारें, लगभग 18 से 20% यूक्रेन का हिस्सा इस समय रशिया के कब्जे में है। और वहाँ के लोगों का जब वो व्यू पूछा गया तो 80 से 90% लोगों ने कहा कि वो रशिया के साथ रहना चाहते हैं। अब दूसरी बात ये है कि जियोग्राफिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस इस अटैक की वजह से नहीं आएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है इस समय कि आखिर जो 40 जहाज एक साथ आपने यहाँ पर पार किए, हालांकि इस की डेप्थ की 3,500-4,000 किलोमीटर दूर थे यूक्रेन बॉर्डर से, लेकिन आपने इसको कैजुअली क्यों छोड़ा? क्यों ऐसे इतने इंपॉर्टेंट एसेट्स को, एक प्रति जो है अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, तो इसको आपने कैसे छोड़ दिया? क्यों नहीं आपने इनकी सुरक्षा की गारंटी ली? क्यों नहीं उस पर रखा? हाँ, बताता है कि वो किस प्रकार से कैजुअल अप्रोच की थी इस सुरक्षा के प्रति। दूसरी बात कि AN-12 ये सब पुराने जमाने के जहाज हैं। ये Tu-95 1956 का जहाज है, Tu-22 ये 1960 का जहाज है। तो और ये जो A-50 है जो 1980 में आया, उसकी कीमत कितनी थी? $300 मिलियन। तो शायद रशिया ये मानता है कि इन जहाजों की कीमत इतनी नहीं है, तो इसलिए शायद उन्होंने कैसे लिया, जो मेरा आंकलन है। क्योंकि इनका स्थानिक देखा कि बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट जहाज, लेटेस्ट जहाज जो हैं उनके अभी भी सेफ हैं और वो निश्चित रूप से ब्लास्ट में रखे जाएंगे। तो जो पुरानी फ्लीट है निश्चित रूप को थोड़ा कैजुअली लिया, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने सोचा कि जो इस सर्दी की डेप्थ मिली हुई है 3,500-4,000 किलोमीटर की, वो सफिशिएंट होगी, क्योंकि उनके पास ऐसी क्षमता नहीं। ठीक है पांडे साहब, आप जो बात कह रहे हैं ना उस पर अनुज माथुर जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। माथुर साहब क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं, देखिए ये चाहे वो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट ना हो, लेकिन ये उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। Tu-160 है और उनके पास और बड़े एयरक्राफ्ट हैं और बेहतर, लेकिन ये भी, और किसी भी कंट्री कितनी भी ज्यादा शक्तिशाली वो क्यों ना हो, अगर उसके 40 स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट के ऊपर एक साथ हमला होता है, और वो कैसे, आफ्टर ऑल वो भी अभी फंक्शनल हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ सर्विस चले गए। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है, और ये बहुत बड़ा नुकसान इसीलिए किया गया है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वहां पर उन्होंने इन एयरक्राफ्ट को इसीलिए इकट्ठा किया होगा ताकि वो उससे नेटो कंट्रीज पे कोई ना कोई एक्शन वहां से कर सकें। ये एंटीसिपेट रशिया, तो अमेरिका, नेटो, इनको पता लगा है और उसके बाद उन्होंने इतना जबरदस्त, ठीक है, यानी एक तरह की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ये की गई है, ये आप कह रहे हैं। नेटो देशों का जाहिर है इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और उन्हीं के दम पर यूक्रेन इतना बड़ा हमला करने में कामयाब हुआ है। और देखिए, रूस के जवाबी हमले के बाद यूक्रेन में भी अलर्ट है। यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्रों में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और रूस के खिलाफ यूक्रेन का ऑपरेशन वेब 1.5 साल से की जा रही थी तैयारी, जहां राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद इसे लीड किया। ऑपरेशन वेब में 41 रूसी बॉम्बर्स तबाह कर दिए गए। और एक और बड़ी खबर, पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की भी मीटिंग कॉल की है। तो ये दो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की खबर इस वक्त रूस से सामने आ रही है। मॉस्को में सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी बुलाई गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में रूस में बड़े फैसले मुमकिन हैं। और रूस के 4 एयरबेस पर हमले की खबर जो है उसमें यूक्रेनी ड्रोन ने 4 एयरबेस पर अटैक किया है। ओलेनिया, बेलाया, डियाग्लेवो और इवानोवो एयरबेस पर अटैक को लेकर यह खबर आई है। और वहीं एक और अहम खबर यह है कि खेरसोन में रूस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया है, गाड़ियों पर अटैक किया गया है। पेट्रोपावलिवका में ड्रोन ने रूसी ट्रक को उड़ाया। ये देखिए, ये उसी हमले की तस्वीरें आपके सामने। और यूक्रेन में खड़े ट्रक से ड्रोन हमले को लेकर खबर, जहां रूस बॉर्डर के पास खड़े ट्रक से यह अटैक हुआ। हालांकि एक और तस्वीर हमने आपको अब से थोड़ी देर पहले दिखाई कि किस तरीके से ट्रक ड्राइवर की मौत को लेकर यह खबर आई, जहां से इस हमले को अंजाम दिया गया। और खड़े ट्रक से ही यह ड्रोन हमला हुआ। रूस बॉर्डर के पास खड़े ट्रक से अटैक।